वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में भी मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में ओरिफिक, नोच और बियर के बारे में बताया था। अभी यहाँ पे हमें डिफरेंस क्रिएट करना है, ओरिफिस, नोच और बियर में क्या क्या अंतर है। अगर हम स्थान की बात करें तो जलाशय की तली अथवा उद्वाह तल पर बनता है। जलाशय की तली जो हमारे पास जो ओरिफिक बनता है, ओरिफिस जलाशय की तली अथवा उद्वाह तल पर बनता है। अब जैसे कि हमारे पास ये कोई जलाशय है, इस जलाशय की तली पर बनेगा यूं करके, ये हमारा ओरिफिक कहलाया। ओरिफिक जो बनेगा जलाशय की तली अथवा वर्टिकल तल पर बनता है। अब ये वर्टिकल तल आ गया, वर्टिकल तल पर बनेगा और जो हमारे पास जलाशय है उसकी नीचे बने। इस तरीके से हमने बोला कि जलाशय के ऊपर जो उद्वाह तल के ऊपरी भाग पर बनाया जाता है। नोच जो है, नोच जैसे मैंने बताया नोच, तो नोच जैसे हमारे पास ये कोई जलाशय है और हमें नोच बनाना है, तो नोच जो बनेगा हमारा वो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास वाटर भरा हुआ तो नोच हमारा यहाँ पे इस टाइप से बनेगा, ताकि जलाशय के उद्वाह तल के ऊपरी भाग पर बनाया जाए। ऊपरी भाग पर अभी जलाशय भरा हुआ है, ऊपरी भाग पर बनेगा, तो पानी का जो भी फ्लो होगा इस तरीके से इधर की ओर को होगा। अब बताया उन्होंने बियर, जलाशय के वर्टिकल तल पर ऊंचाई पर बनाया जाता है। अब जलाशय यानी कोई भी हमारे पास इसमें पानी स्टोर है, और जब हम नोच बनाना है तो नोच हमने यहाँ बनाया, इसके तल के ऊपर बनाया। बियर जो होता है, बियर हमारा एक नोच की तरह होता है, बट बियर हमारा बड़ा बनाया जाता है ताकि पानी का फ्लो एक बड़े लेवल पर हो सके। तो ये दोनों का स्थान का, स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। अगर आप बात करें किनारे, तो ओरिफिस, इससे किनारे तेज धार और बिना धार के हो सकते हैं। नोच, इसके किनारे तेज धार के बनाए जाते हैं। नोच जो होती है, नोच अक्सर हम कैसे बनाते हैं, बी टाइप की नोच सबसे ज़्यादा यूज होती है, यू करके हम नोच बनाते हैं, ये नोच होती है। जब पानी का फ्लो होता है इस टाइप के हम नोच बनाते हैं, ये नोच बना दी मैंने। तो इस नोच के जो सिरे होते हैं वो हमारे किनारे तेज होते हैं। इसके किनारे चौड़े और रुक्ष होते हैं। बियर के जो किनारे होते हैं वो चौड़े भी होते हैं और थोड़े खुरदरे टाइप के बनाए जाते हैं। विसर्जन की मात्रा, अब ओरिफिस तो किसी पर्टिकुलर एक स्टोरेज के लिए बनाया जाता है, जैसे ओरिफिस है, बहुत कम विसर्जन की मात्रा ज्ञात करने के लिए यूज होता है। नोच, इसे मध्यम वर्ग के विसर्जन की मात्रा ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। और बियर अत्यधिक विसर्जन की मात्रा ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। अत्यधिक विसर्जन की मात्रा ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। द्रव का प्रवाह जेट में होता है, जेट के रूप में नहीं होता। ओरिफिस, द्रव का प्रवाह जेट में होता है और नोच जेट के रूप में नहीं होता, जेट के रूप में नहीं होता बियर। आधार की लंबाई अधिक नहीं होती है और अधिक नहीं होती है, अधिक होती है आधार की लंबाई। और इस जो हमारे पास बेस है उसकी जो लंबाई है वो अधिक नहीं होगी। नोज की भी लंबाई अधिक नहीं होती है, जबकि बियर की लंबाई अधिक होती है। बियर एक बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। आकार, ओरिफिस का जो आकार होता है वो छोटा होता है और नोज का आकार भी छोटा होता है और बियर का आकार बड़ा होता है। अब आता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि निर्माण का पदार्थ।
अब हम ओरिफिस बना रहे हैं, तो इसमें किस किस मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो ओरिफिस का जो निर्माण हम करते हैं तो प्लेट या चादर में बनाए जाते हैं। प्लेट मीन्स कोई भी हमारे पास स्टील की चादर होगी, तो उस प्लेट में हम ओरिफिस, चाहे वो सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो या ट्रायंगुलर हो, तो जिस आकार में ढालना होता है वो हम स्टील की चादर पर ओरिफिस बना सकते हैं। नोच प्लेट या चादर में बनाए जाते हैं। कंक्रीट या चिनाई में बनाए जाते हैं। बियर जो बनाए जाते हैं कंक्रीट या चिनाई में बनाए जाते हैं। उपयोग ओरिफिस उपयोग तली या दीवार के निचले सिरों पर टंकी को खाली करने के लिए ओरिफिस बनाए जाते हैं। तली या दीवार के निचले सिरे पर टंकी को खाली करने के लिए ओरिफिस बनाए जाते हैं। टंकी में निर्धारित ऊंचाई तक पानी खड़ा रखने के लिए दीवार पर नोच बनाया जाता है। उपयोग ओरिफिस तली या दीवार के निचले सिरे पर टंकी को खाली करने के लिए ओरिफिस बनाया जाता है। नोच टंकी में निर्धारित ऊंचाई तक पानी खड़ा कर रखने के लिए दीवार पर नोच बनाया जाता है। जलाशय में आवश्यकता से अधिक पानी को विसर्जित करने के लिए बियर बनाए जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स, फसलों के लिए पानी की आवश्यकता। अगर हम कोई फसल है तो उसके लिए पानी की क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। पानी की आवश्यकता पौधों के विकास के लिए अन्य पदार्थ जैसे खाद आदि के साथ साथ उचित मात्रा में पानी की भी आवश्यकताएं होती हैं। पौधे पानी के माध्यम से पृथ्वी से खनिज पदार्थ, लवण आदि घोल के रूप में केशिका क्रिया द्वारा शोषित करते हैं, जो पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जिससे भोजन तैयार कर पौधे पौधा वृद्धि पाता है तथा आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा को वाष्पशोधन द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है। पौधों को उचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी वर्षा से या सिंचाई से या अथवा दोनों से प्राप्त किया जा सकता है।
फसल तथा पानी में संबंध। पौधों के पौधों के पूर्ण विकास के लिए पानी की आवश्यक मात्रा को पानी की अनुकूलतम सीमा कहते हैं, ऑप्टिमम वाटर कहते हैं। खेत में दिया गया पानी 3 भागों में बांटा जाता है। कुछ भाग गुरुत्वीय प्रवाह में पौधों से दूर बह जाता है और दूसरा कुछ भाग मृदा में रिसकर भूमि में भौम जल में मिल जाता है। अंतिम बचा जल केशिकीय जल के रूप में मृदा में रह जाता है, जो पौधों में वृद्धि के लिए बहुत काम आता है। तो फसल और पानी में जो संबंध हमारा है वो सिर्फ 3 तरीके से होता है। खेत में देगा पानी 3 भागों में बंटता है। कुछ भाग ग्रेविटेशनल फ्लोस में पौधों से दूर बह जाता है। अगर ढाल है तो ढाल के जरिए वो पानी पौधे तो गया और पौधे से दूर चला गया, उसका कोई मतलब नहीं। दूसरा, कुछ भाग सोइल में रिसकर भूमि में मिल जाता है। कुछ पानी ऐसा होता है जैसे हमारी ज़मीन उस पानी को सोख लेती है। और अंतिम बचा हुआ पानी जो केशिकीय जल के रूप में मृदा में रह जाता है और जो पौधों की वृद्धि के लिए काम होता है। पौधों की जड़ें केशिकीय क्रिया द्वारा केशिकीय जल को पौधों के विभिन्न भागों में वृद्धि के लिए भेजती हैं। अधिक जल वाष्प से वायुमंडल में चला जाता है। जल की दर केशिका द्वारा प्राप्त पानी से अधिक होती है तो पौधा मुरझाने लगता है, जिसे मेलनॉन पॉइंट कहते हैं। अधिक समय तक मूल्यांकन स्थिति बनी रहती है पर पौधा सूख जाता है। ये स्थायी मूल्यांकन कहलाता है, परंतु धूप की तपिश से दोपहर को पौधा मुरझा जाता है और शाम को गर्मी का प्रभाव कम होते ही पौधा फिर से लहराने लगता है। तो इसे स्थायी मूल्यांकन कहते हैं। जब सोइल की नमी सूखने लगती है तो खेत को पानी चाहिए और फसलों को उचित वृद्धि के लिए 15 से 20 दिन के अंतर पर पानी देना चाहिए। अधिक पानी देने से मिट्टी के रंध्र भर जाते हैं और जो पौधों के संवर्धन में रुकावट डालते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। क्योंकि पौधे की वृद्धि के लिए पानी, वायु तथा लवण पदार्थ जड़ों को मिलने चाहिए। फसलों का मौसम। क्रॉप सीजन, फसलों का मौसम। फसलों की बुआई पकना व काटना मौसम पर आश्रित है। स्थान की भूमध्य रेखा से दूसरे आधार पर मौसम बदलता रहता है। इसके अनुसार विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं। उत्तरी भारत के वर्ष को कृषि के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। अगर उत्तरी भारत की बात करें तो फसलों को 3 प्रकार से बांटा गया: खरीफ की फसल, रबी की फसल और लंबी फसल। आप सब जानते हैं खरीफ की फसल जून से नवंबर तक का, जैसे जून अब चलने वाला है तो जून से लेकर नवंबर तक का जो समय है वो खरीफ की फसल का है। और इस फसल में रबी की फसल की अपेक्षा लगभग 3 गुना पानी की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसल में जो पानी की मात्रा ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि खरीफ की फसल बरसात के मौसम में होती है और जिस मौसम में जो फसल लगाई जाती है वो कहीं ना कहीं रबी की फसल से 3 गुना पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। खरीफ की मुख्य फसलें ज्वार, मक्का, बाजरा, धान, जूट, मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द, लहसुन आदि सभी खरीफ की फसलें हैं। तो ये आप इस पॉइंट को याद रखें, कहीं ना कहीं ये आपका कंपटीशन के लेवल से भी ये टॉपिक
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट ये आपकी इरिगेशन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो हमने टॉपिक लिया था अभी, फसलों के लिए पानी की आवश्यकता है, तो हमें यह समझना है कि किस फसल के लिए कितनी पानी की आवश्यकता होती है, और ये हमारे मोस्टली जनरल एग्ज़ामों में क्वेश्चन आते रहते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर हमारी इंजीनियरिंग इरिगेशन के अंदर भी सब्जेक्ट की तैयारी तो हो ही रही है, बट अगली तैयारी भी हमारी बहुत बेहतर हो रही है। रबी की फसलें, रबी क्रॉप्स, दिसंबर से मई तक का जो समय होता है वो रबी की फसल का होता है, यानी कि 182 दिन। इसमें इन्होंने दिखाया है इसको 183 दिन, कोई नहीं। दिसंबर से मई तक का जो समय होता है वो होता है रबी की फसल का। क्योंकि रबी की फसलों की कटाई उत्तरी भारत में सामान्यतः हिंदी महीनों की आषाढ़ माह का पूर्ण रूप से समाप्त हो पाता है। इन फसलों की रबी की फसलें दिसंबर से मई तक का 182 दिन का समय रबी की फसल का होता है। क्योंकि रबी की फसलों की कटाई उत्तरी भारत में सामान्यतः हिंदी महीने के आषाढ़ माह तक पूर्ण रूप से समाप्त हो पाता है। इन फसलों को आषाढ़ी फसलें भी कहते हैं। रबी की फसलें गेहूँ, जौ, चना, टमाटर, सरसों, सौंफ, राई, अलसी, आलू, तंबाकू किया जाती हैं। लंबी फसलें लॉन्गर और हैवी क्रॉप्स, जो फसलें साधारणतः खरीफ और रबी की फसलों की अपेक्षा अधिक समय लेती हैं वो लंबी फसलें कहलाती हैं। जैसे कि गन्ना, कपास, शुगर केन और कॉटन। तो ये ऐसी फसलें हैं कि जो हमारे रबी और खरीफ की फसलों से ज़्यादा का समय लेती हैं, इसलिए ये हमारी लॉन्गर क्रॉप यानी कि हैवी क्रॉप्स कहलाती हैं। गन्ना 12 मासी फसल में आता है क्योंकि अपनी पूर्ण वृद्धि में पूरा 1 वर्ष लेता है। इस प्रकार कपास 8 मास की फसल कहलाती है। अब कपास की नई किस्म निकली है जो 12 मासी फसल तथा साल में 3 बार फसल देता है। नई नई किस्म निकली है जो 12 मासी फसल तथा साल में 3 बार फसल देता है, निरंतर वृक्ष की तरह बढ़ता रहता है। क्रॉप रेशियो, फसल अनुपात। रबी तथा खरीफ फसल में सिंचित सिंचाई क्षेत्र का अनुपात फसल अनुपात कहता है। फसल अनुपात रहा था रबी की फसल में सिंचित क्षेत्र अपॉन खरीफ की फसल में सिंचित क्षेत्र। रबी की फसल में सींचा गया वो क्षेत्र जहाँ पर आपने पानी दिया, अपॉन खरीफ की फसल में सींचा गया वह क्षेत्र जहाँ आपने पानी दिया, तो वो कहलाता है हमारे पास क्रॉप रेशियो यानी कि फसल अनुपात। खेतिहर भूमि, फसलों की उत्पत्ति के लिए सॉइल की ऊपरी परत जिसकी गहराई
50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, विशेष स्थान रखती है, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ, कीटाणु, जीवाणु और अन्य जल आदि मिक्सचर होते हैं, जो भूमि जिसमें पौधे के ऊपर उपज सुगमता से होती है, खेतिहर भूमि कहलाती है। इस भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो खेतिहर भूमि वह होती है जहाँ पर हम सिंचाई करते हैं और 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की जो मोटाई होती है, उसके अंदर ही हमें देखना होता है कि कितनी इसमें कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमारी खेती को उपजाऊ बना सकते हैं और अच्छी से अच्छी फसल उगा सकते हैं। तो खेतिहर भूमि में हर वो चीज़ होनी चाहिए उस मिट्टी में जो हमारी फसल के लिए लाभदायक। अगर नहीं है तो हमें एक्सटर्नल बहुत सारे खाद, बहुत सारे उर्वरक हम मिलाते हैं ताकि उस खेती की भूमि को उस फसल के अकॉर्डिंग ढाल सकें। फसलों के लिए मृदा, सोइल फॉर क्रॉप्स, गुण। सभी प्रकार की सोइल फसल के लिए उपयुक्त नहीं होती। फसलों के लिए उपयुक्त मृदा में निम्न गुण होने चाहिए। सभी प्रकार की मृदा फसल के लिए उपयुक्त नहीं होती। फसलों के लिए उपयुक्त मृदा में निम्न गुण होने चाहिए। मृदा में चिकनी मिट्टी की मात्रा 2% से कम नहीं होनी चाहिए। मृदा में चिकनी मिट्टी की मात्रा 2% से कम नहीं होनी चाहिए और मात्रा कम होने पर पौधे खड़े नहीं रह पाएंगे। मृदा में कोई भी अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ नहीं होना चाहिए और कोई अन्य हानिकारक पदार्थ भी नहीं होना चाहिए। पीएच का मान 7 के लगभग रहना चाहिए। जो हम फसलों के लिए सोइल है उसमें जो गुण है, जो पानी का पीएच 7 के लगभग रहना चाहिए और मृदा में कार्बनिक, अकार्बनिक तथा आवश्यक मात्रा में होने चाहिए। सोइल की जल ग्रहण क्षमता उत्तम होनी चाहिए। खेतिहर मृदा में हानिकारक लवण। कृषि योग्य मृदा में निम्न हानिकारक लवण होते हैं: कैल्शियम और पोटेशियम के कार्बोनेट, क्लोराइड, नाइट्रेट तथा सल्फेट। कैल्शियम तथा पोटेशियम के कार्बोनेट, क्लोराइड, नाइट्रेट तथा सल्फेट, यह लवण सामान्यतः उदासीन रहते हैं और कम मात्रा में होने पर प्रभावित होते हैं, परंतु प्रचुरता पर अन्य खनिजों की क्रिया करने से रोकते हैं। सोडियम कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, यह लवण फसल के लिए शत्रु है क्योंकि कार्बनिक तत्वों को निष्क्रिय कर देता है। सोडियम कार्बोनेट भूमि पर सफ़ेद भूरी परत बनाता है, इसे सफ़ेद लवण या अवयव कहते हैं। मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना। खेतिहर भूमि की मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए निम्न 3 प्रमुख विधियाँ। नंबर 1, खाद के प्रयोग से। तब क्या करते हैं? खाद के प्रयोग से फसलों का चक्रीय क्रम अपनाकर और खेत को विराम देकर। उचित सिंचाई, उत्तम बीज द्वारा अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए उचित मात्रा में खाद उतना ही महत्व रखती है जितनी इस सोइल में जिन तत्वों की कमी पाई जाती है, उसी के अनुरूप खाद का यूज़ किया जाना चाहिए। खाद 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक और एक होती है ग्रीन। फसलों का चक्रीय क्रम अपनाकर अगर आपने एक बार गेहूँ, एक बार धान, एक बार गन्ना, एक बार मेहनता, एक चक्र होता है। खेत में विभिन्न प्रकार की बदल कर बोने से खेत में किसी भी तत्व की कमी नहीं हो पाती, प्रत्येक फसल अच्छी होती है। जैसे नंबर 1, ज्वार के बाद चना, चने के बाद गेहूँ हुआ, धान के बाद चना, गेहूँ के बाद चना, फिर कपास,
कपास के बाद ज्वार, फिर चना, गन्ने के बाद गेहूँ, गेहूँ के बाद कपास। खेतों को विराम देकर खेत को जुताई करने के पश्चात कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, जिस मृदा में जो तत्व कम हो गए हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। तो थैंक यू क्लास, लेक्चर में इतना।